हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कोरीफाई। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। देखिए, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में फंडामेंटल और एडमिशन के बाद रिटायरमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वेटेज वाइज भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इस चैप्टर की टोटल वेटेज और टॉपिक वाइज वेटेज मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, और इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं डिटेल में बात करेंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर हैं, ए, बी एंड सी। यहाँ पे बी एक डिसीजन बनाता है कि उसे पार्टनरशिप फर्म को छोड़ना है, यानी कि बी जो है अब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बने नहीं रहना चाहता। देखिए, बी पार्टनरशिप फर्म को क्यों छोड़ना चाहता है? हो सकता है कि उसकी एज हो गई है, हो सकता है खराब हेल्थ हो, या कोई भी ऐसा रीज़न, ठीक है। बट डी पार्टनरशिप फर्म को छोड़ने का डिसीजन बना चुका है, तो इसे हम कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। व्हेन अ पार्टनर डिसाइड्स टू लीव द फर्म, इट इज़ कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब एक पार्टनर ये डिसाइड कर लेता है कि उसे फर्म को लीव करना है, छोड़ना है, तो इसी को हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बी जब रिटायरमेंट ले रहा है तो उस केस में हम बी को बोलेंगे रिटायरिंग पार्टनर या फिर आउटगोइंग पार्टनर। वहीं ए एंड सी विल कंटिन्यू द पार्टनरशिप बिजनेस विद द न्यू अग्रीमेंट। मतलब ए और सी जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस को कंटिन्यू रखेंगे एक नए एग्रीमेंट के साथ। ठीक, देखिए, नए एग्रीमेंट का मतलब है कि जो ए बी सी के बिटवीन पुराना एग्रीमेंट था उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अब ए और सी जो बिजनेस को कंटिन्यू रखेंगे वो एक नया एग्रीमेंट बना लेंगे। ठीक है, तो इस केस में हम ए एंड सी को बोलेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स। तो ए एंड सी यानी कि रिमेनिंग पार्टनर विल कंटिन्यू द बिजनेस विद द न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक, तो ये है रिटायरमेंट का मीनिंग, जहाँ एक पार्टनर ये डिसीजन बनाता है कि उसे पार्टनरशिप फर्म को छोड़ना है, और जो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़ रहा है उसे हम बोलेंगे रिटायरिंग पार्टनर, और जो पार्टनर रह जाएंगे उसे बोलेंगे हम रिमेनिंग पार्टनर, जो पार्टनरशिप बिजनेस को कंटिन्यू रखेंगे विद द न्यू पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ठीक, अब हम बात करते हैं कि कोई भी पार्टनर जब रिटायर होता है तो वो रिटायर किस तरह से हो सकता है। हाउ कैन अ पार्टनर रिटायर? देखिए, एक पार्टनर ने रिटायरमेंट का डिसीजन तो बना लिया, ठीक है। अब रिटायरमेंट लेने के क्या क्या तरीके हैं? तो 3 तरह से कोई भी पार्टनर रिटायर हो सकता है। पहला तरीका है इफ़ ऑल द पार्टनर्स अग्री टू हिज रिटायरमेंट। अगर सभी पार्टनर अग्री कर रहे हैं कि हाँ भाई पार्टनर को रिटायर हो जाना चाहिए, तो पार्टनर रिटायर हो सकता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ए बी सी, हमारी पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर हैं, ठीक है। यहाँ पे बी जो है वो रिटायरमेंट लेना चाहता है। बी सी से पूछता है कि भाई मैं रिटायरमेंट ले लूँ, सी बोलता है ले ले। बी ए से पूछता है कि भाई मैं रिटायरमेंट ले लूँ, ए बोलता है ले ले भाई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस केस में तीनों ए बी सी तीनों अग्री कर रहे हैं। देखिए, बी तो अग्री करेगा क्योंकि बी को तो रिटायरमेंट लेनी ही है, लेकिन यहाँ पर बाकी बचे पार्टनर ए और सी दोनों अग्री कर रहे हैं, तो इस केस में बी जो है वो रिटायरमेंट ले लेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं इफ ऑल द पार्टनर अग्री टू हिज रिटायरमेंट। दूसरा तरीका, इफ देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। मान लीजिए ए बी सी जब पार्टनरशिप फर्म फॉर्म्ड कर रहे थे, तो पार्टनरशिप फर्म फॉर्म्ड होती है बाय एन अग्रीमेंट, ठीक है। तो उन्होंने एक अग्रीमेंट किया और अग्रीमेंट में एक डेट लिखी 1 अप्रैल 2026, ठीक है, 1 अप्रैल 2026, और इस डेट को लिखते टाइम ये लिखा कि इस डेट पर बी जो है वो रिटायरमेंट ले लेगा। तो जब ये डेट आएगी बी रिटायरमेंट ले लेगा, तो अकॉर्डिंग टू अग्रीमेंट 1 अप्रैल 2026 बी फर्म से रिटायरमेंट ले लेगा। ठीक, तो इफ़ देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, तो अगर कोई अग्रीमेंट पहले से ही है पार्टनर्स के बीच, तो उस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पार्टनर को रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। तीसरा तरीका, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको एक MCQ आ सकता है, इफ़ द पार्टनरशिप इज़ एट विल। ठीक है, एट विल को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अगर पार्टनरशिप एट विल पर है, अभी मैं समझाता हूँ पार्टनरशिप इज़ एट विल का मतलब क्या होता है। अगर पार्टनरशिप इज एट विल बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग
देखिए अगर पार्टनरशिप एट विल पर है तो जो पार्टनर रिटायर होना चाहता है, जैसे हमारे केस में बी रिटायर होना चाहते हैं, तो बी एक नोटिस देगा। वो नोटिस राइटिंग में होना चाहिए। किसको देगा? टू द रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर यानी कि ए और सी को नोटिस देगा, ठीक है, राइटिंग में, ऑफ हिज डिसीजन टू रिटायर। बी बता रहा है कि भाई मैं रिटायर होना चाहता हूँ, ठीक है, और ये सारी बातें वो लिखित में देगा कि मैं इस पर्टिकुलर डेट से रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, ठीक, रिटर्न में नोटिस देगा, ये याद रखना। अब मैं आपको बताता हूँ पार्टनरशिप इज एट विल का क्या मतलब होता है। देखिए ड्यूरेशन के बेसिस पर यानी कि टाइम पीरियड के बेसिस पर दो तरह की पार्टनरशिप हो सकती है। एक पार्टनरशिप एट विल और एक हो सकती है पार्टनरशिप फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड क्या होती है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। मान लीजिए ए बी सी ने पार्टनरशिप बनाते टाइम अग्रीमेंट में ये लिख दिया कि हम पार्टनरशिप 5 साल तक चलाएंगे, ठीक है, मतलब पार्टनरशिप कितने टाइम पीरियड के लिए हम चलाएंगे वो टाइम पीरियड इस अग्रीमेंट में लिख दिया, ठीक। इसे बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड या फिक्स्ड टर्म, ठीक। एक तरीका ये भी होता है कि ए बी सी ने अग्रीमेंट किया, ठीक है, और इसमें कोई ड्यूरेशन नहीं लिखी, कोई भी ड्यूरेशन नहीं लिखी, ठीक। अब पार्टनरशिप 2 साल भी चल सकती है, 5 साल भी चल सकती है, 10 साल भी चल सकती है, कोई ड्यूरेशन मेंशन नहीं की, तो इसे बोलते हैं हम पार्टनरशिप इज एट विल, ठीक है। तो अगर पार्टनरशिप इज एट विल है, पार्टनरशिप एट विल है, तभी कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट लेते टाइम एक राइटिंग में नोटिस देगा रिमेनिंग पार्टनर को और रिटायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं पार्टनर्स के रिटायर होने के। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं और वेटेज क्या है इनकी। देखिए अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो इस चैप्टर में बहुत सारे छोटे बड़े टॉपिक हैं, ठीक है। जो सबसे पहला टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी पार्ट, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़कर आ रहे हैं। देखिए इसकी जो वेटेज है वो 1 मार्क्स की है, ठीक है। यहाँ से आपको एक MCQ आ सकता है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है गेनिंग रेशियो, इसकी भी वेटेज 1 मार्क्स की है, ठीक है, MCQ आ सकते हैं। गेनिंग रेशियो हम इसी वीडियो में सीखेंगे कैलकुलेट करना। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, ये भी टॉपिक हम इसी वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। इस टॉपिक की वेटेज है 1 to 3 मार्क्स, ठीक है। यहाँ से MCQ भी आ सकता है आपको और एक केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन आता है जनरली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का वो केस बेस्ड होता है, ठीक है। फोर्थ टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इंक्लूडिंग हिडन गुडविल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हिडन गुडविल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में हिडन गुडविल बहुत आता है। इस टॉपिक से आपको 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, देखिए इस टॉपिक से जनरली क्वेश्चन नहीं आता पेपर में, ठीक है। अगर आ गया फिर भी एक मानकर चलते हैं, अगर आ गया 1 to 3 मार्क्स, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, मतलब रिटायरिंग पार्टनर जब रिटायर हो रहा है तो उसको कितना अमाउंट देना है, इस चीज़ की कैलकुलेशन करनी है इस टॉपिक में। देखिए रिटायरिंग पार्टनर का कितना क्लेम बनता है, ठीक है, ये हम कैलकुलेट करते हैं थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ रिटायरमेंट के टाइम पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको ऑलरेडी आता होगा, एडमिशन में आपने सीखा होगा, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे और यहीं पर मैं आपको सिखाऊंगा रिटायरमेंट के बाद बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो इस टॉपिक से आपको 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, और अगर यहाँ से नहीं आया, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया तो आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से तो पक्का क्वेश्चन आता ही आता है 6 नंबर का, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है वो आता है एडमिशन के ऑप्शन में ज़्यादातर, ये सेपरेट क्वेश्चन नहीं आएगा, अकेला नहीं आएगा, ये एडमिशन के ऑप्शन में आएगा, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और अभी तक आपने कभी नहीं पढ़ा वो है प्रिपरेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। आपको लोन अकाउंट बनाना है रिटायरिंग पार्टनर का, ठीक है। ये सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में 3 to 4 मार्क्स, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने ये टॉपिक पूरी पार्टनरशिप में कहीं नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है। तो ये हमारे ओवरऑल
टॉपिक हैं, ये टॉपिक वाइज मैंने आपको वेटेज भी बताने की कोशिश की है। और टोटल वेटेज की बात करूँ तो इस चैप्टर की टोटल वेटेज 6 to 10 मार्क्स की है। ठीक है, आप 10 नंबर तक के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखोगे इस चैप्टर से। ठीक है, शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि गेनिंग रेशियो क्या है, गेनिंग शेयर क्या है। देखिए हमारे पास 3 पार्टनर हैं A B C। ठीक है, B यहाँ पर हम रिटायर कर रहे हैं, B रिटायर हो रहा है। B का जो शेयर है वो 2/6 है। ठीक है, अब हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं कि B जो है वो अपना शेयर रिटायर होते टाइम A और C को हाफ हाफ दे के जा रहा है। ठीक है, मतलब B अपना शेयर 2/6 वो A को और C को आधा आधा बांट कर जा रहा है। तो सबसे पहले तो 2/6 का हाफ निकाल लेते हैं। 1/6। ठीक है, तो 1/6 हम C को दे रहे हैं और 1/6 हम A को दे रहे हैं। तो B का 2/6 का अगर आप हाफ करोगे तो वो 1/6 और 1/6, हमने 1/6 A को दिया और 1/6 C को दिया। तो ये जो A और C को 1/6 मिल रहा है, हम इसी को गेन कहते हैं, ये गेनिंग शेयर है। ठीक, क्योंकि B के रिटायर होने के बाद अब A और C को फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, गेन होगा। ठीक है, और जब आप इस शेयर को रेशियो की फॉर्म में लिखते हो 1/6, तो बेस बराबर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1:1। जब आप इसे रेशियो की फॉर्म में लिखते हो, गेनिंग शेयर को रेशियो की फॉर्म में लिख देते हो, तो हम इसे गेनिंग रेशियो कहते हैं। ठीक है, गेनिंग रेशियो निकालने का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे गेनिंग शेयर निकालने का। तो गेनिंग शेयर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है, इस फॉर्मूले को जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके दो तरह से आंसर आ सकते हैं। एक पॉजिटिव आंसर, अगर पॉजिटिव आंसर आया तो गेन, और एक आ सकता है नेगेटिव आंसर, और अगर नेगेटिव आंसर आया तो सैक्रिफाइस। ठीक है, तो फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव आंसर आया तो गेन, नेगेटिव आया तो सैक्रिफाइस। इसे मैं क्वेश्चंस के थ्रू बाकी आपको समझाता हूँ। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं इस टॉपिक पर बेस्ड। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, A, B and C आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। ABC 3 पार्टनर हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। इसे ओल्ड रेशियो बोलेंगे। B रिटायर हो रहा है, अज्यूमिंग A and C विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ठीक है, तो B यहाँ रिटायर हो रहे हैं और A और C ने अपना फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखा है 3:2। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। तो ओल्ड रेशियो ऑफ A, B एंड C, तो A, B, C का पुराना रेशियो है 5:3:2 और B के रिटायर होने के बाद A और C बचे, A और C का न्यू रेशियो है 3। अब आप गेनिंग शेयर निकालेंगे A और C का न्यू माइनस ओल्ड करके। ठीक है, तो A का न्यू शेयर है 3/5 और ओल्ड शेयर है 5/10। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये आएगा 6 - 5 यानी कि 1/10। देखिए यहाँ पर आंसर आपका पॉजिटिव आया है, तो अगर पॉजिटिव आएगा तो गेन है, इसका हम लिखेंगे एज गेन। ठीक, ऐसे सी का निकालते हैं। सी का नया शेयर है 2/5 और ओल्ड शेयर है 2/10। सॉल्व करो। सी का भी जो शेयर आया है वो पॉजिटिव आंसर आया है, तो सी ने भी गेन किया है। ठीक है, तो दोनों का गेन आया है। अब आप इसे रेशियो की फॉर्म में लिखोगे तो गेनिंग रेशियो बन जाएगा। तो दोनों का बेस सेम होना चाहिए, 1/10 1/2/10। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे, गेनिंग रेशियो ऑफ A एंड C 1:2। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो आ गया A और C का 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
तीन पार्टनर हैं, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 1/6, 1/3 एंड 1/2। ठीक है, एक्स वाई जेड का पुराना शेयर 1/6, 1/3, 1/2 दे रखा है। याद रखेंगे इनका बेस बराबर नहीं है, तो सबसे पहले हम इनका बेस इक्वल करेंगे। ठीक है, वाई रिटायर हो रहा है, वाई रिटायर होने पर एक्स एंड जेड विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 2:1। एक्स और जेड जो हैं वो अपना फ्यूचर में यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशो है वो रख रहे हैं 2:1। कैलकुलेट गेन और सेक्रीफाइस ऑफ एक्स एंड जेड। तो सबसे पहले हम ओल्ड रेशो देखते हैं तीनों पार्टनर की, 1/6, 1/3, 1/2। ठीक है, बेस सेम नहीं है तो सबका बेस बराबर करते हैं। तो सबका बेस मैं 6 बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1/6, 2/6 और 3/6। तो ओल्ड रेशो हो जाएगा 1, 2, 3। तो ये हो गई ओल्ड रेशो। ठीक, अब यहाँ से वाई रिटायर हो रहा है तो एक्स एंड जेड का नया शेयर है 2:1। ठीक है, अब आप न्यू शेयर माइनस ओल्ड करेंगे तो एक्स और जेड का गेन या फिर सेक्रीफाइस निकल आएगा। तो एक्स का न्यू शेयर है और एक्स का ओल्ड है 1/6। पॉजिटिव आया है, गेन है। ऐसे ही जेड का निकालेंगे, नेट जेड का न्यू शेयर है 1/3 और जेड का ओल्ड शेयर है 3/6। सॉल्व करोगे ये आ गया -1/6। तो अगर नेगेटिव आंसर आता है तो ये है सैक्रिफाइस। तो एक्स ने गेन किया है, वाई ने सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो यहाँ पर नहीं बनेगी, एक्स का सिर्फ गेन लिखेंगे और वाई जेड का सेक्रीफाइस लिखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, हालांकि आएगा 1 मार्क्स में ही, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तीन पार्टनर है ए बी सी जिनकी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:3:2। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इनकी 4:3:2। ठीक है, तो ओल्ड रेशो दे रखी है हमें ए बी सी की 4:3:2। ठीक है, सी रिटायर हो रहा है, इसमें से ये वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है। एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए एंड बी, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है ए और बी की विल बी सेम एज बी एंड सी। कैलकुलेट गेनिंग रेशो। देखिए ये कहना चाहता है कि ए और बी की जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो वैसी होनी चाहिए जो बी और सी की है। तो यहाँ पर बी और सी की रेशो है 3:2, तो ए और बी की न्यू रेशो हो जाएगी 3:2। ठीक है, तो अब आपके पास ओल्ड है रेशो, न्यू रेशो है, आप फॉर्मूला लगाएंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन आप आगे खुद सॉल्व करेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो जब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्यों कैलकुलेट की जाती है। देखिए अभी हमने ये यूज़ किया था, समझाया था मैंने, ए बी सी तीन पार्टनर है, यहाँ पे बी रिटायर हो रहा है। तो जब बी रिटायर हो रहा है तो उसके बाद ए और सी बचेंगे, और ए और सी जो है वो बिज़नेस को कंटिन्यू रख रहे थे। ठीक है, तो अगर ए और सी बिज़नेस कंटिन्यू रखेंगे तो उनको फ्यूचर में प्रॉफिट और लॉस तो होगा। तो बस उसी प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें ए और सी की न्यू रेशो चाहिए। ठीक है, तो न्यू रेशो हम लोग निकालना सीखते हैं। न्यू रेशो निकालने के लिए आपके पास दो सिचुएशंस हैं, दो केसेस हैं। ठीक है, सिंपल सी हैं दोनों, एक एक करके देखते हैं। पहला केस है व्हेन अ पार्टनर रिटायर हो रहा है विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग हिज शेयर टू द रिमेनिंग पार्टनर। मतलब पार्टनर रिटायर हो रहा है और रिटायर होते टाइम कुछ बताकर नहीं गया कि किसको अपना शेयर कितना दे के जा रहा है। ठीक है, जैसे अभी मैंने गेनिंग शेयर पढ़ाते टाइम आप लोगों को बताया था, यहाँ पे देखिए गेनिंग शेयर रेशियो पढ़ाते टाइम बताया था कि बी रिटायर हो रहा है और बी अपना 2/6 हाफ ए को देके जा रहा है इसका और हाफ सी को देके जा रहा है, तो बता के जा रहा था। ठीक है, तो अब हमारे
इस केस के अंदर पार्टनर रिटायर हो रहा है और कुछ भी नहीं बता के जा रहा कि किसको कितना दे रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं, पी क्यू एंड आर वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 1 2 3, क्यू रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो आप लोगों को निकालनी है यहाँ पर, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो सबसे पहले तो पी क्यू की ओल्ड रेशो है 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्यू रिटायर हो रहा है, ये पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, इसे हटाना है, जो बाकी बचा शेयर है वो लिख देना है, यानी कि क्यू गया, पी और आर का न्यू शेयर है 1:3, ठीक है। तो ओल्ड आ गया, ओल्ड है आपके पास, न्यू है आपके पास, आप गेनिंग रेशो निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस केस में गेनिंग रेशो बताता हूँ। ऑलवेज गेनिंग रेशो न्यू रेशो के बराबर रहेगी। आप फॉर्मूला लगा के निकाल कर भी देखोगे तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बराबर ही रहेगी गेनिंग रेशो। तो इसीलिए एक नोट है, लिख लेना, इन दिस केस गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशियो, ठीक है। गेनिंग रेशो ऑलवेज इक्वल टू न्यू रेशो इन दिस केस, ठीक। तो ये पहला केस है, ये ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चंस में यूज़ होता है, ठीक है। चलते हैं सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, एग्ज़ाम में सेपरेटली 1 मार्क्स से लेके 3 मार्क्स तक का इस पर क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। व्हेन अ पार्टनर रिटायर, पार्टनर अब रिटायर हो रहा है, हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय रिमेनिंग पार्टनर, ठीक है। पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो रिमेनिंग पार्टनर है वो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर एक्वायर कर रहे हैं, मतलब उससे ले रहे हैं शेयर इन अ स्पेसिफिक रेशो, और एक स्पेसिफिक रेशो में, मतलब अब पता है कि रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर किसको कितना दे रहा है, पता है ये बात, ठीक है। तो उसमें हम एक फॉर्मूला लगाते हैं नया शेयर निकालने के लिए, ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर। इस फॉर्मूले को मैं अभी क्वेश्चन करते करते आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब हम केस 2 पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। MS and D were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:1। MSD की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 3:1। S रिटायर हो रहा है यहाँ पर फ्रॉम द फर्म एंड हिज शेयर वॉज एक्वायर्ड बाय MD, ठीक है। S का शेयर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है, S का जो शेयर है वो ये रहा, S का शेयर है 2/6, ठीक है। S के इस शेयर को M and D एक्वायर कर रहे हैं इस रेशो में, ठीक है। S का जो शेयर है 2/6, इसको हम इस रेशो में ब्रेक कर देंगे अभी, ठीक है। तो इस रेशो में M and D जो है वो S का शेयर एक्वायर कर रहे हैं, ठीक। अभी देखेंगे आगे। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, ठीक है। तो S का ये शेयर है, ध्यान रखेंगे। अब M की बात करते हैं। M का जो ओल्ड शेयर है, ठीक है, वो है 3/6। ऐसे ही D का जो ओल्ड शेयर है वो है 1/6, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं M कितना एक्वायर कर रहे हैं। देखिए M S के शेयर का 2/6 का एक्वायर कर रहा है इस रेशो में, ठीक है। तो M का जो प्रपोर्शन बनता है वो 3/5 बनता है, ठीक है। तो M जो है वो S के शेयर का यानी कि 2/6 का 3/5 ले रहा है। सॉल्व करोगे जब आप इसे, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली 2 × 3 6 लिख रहा हूँ, 6 × 5 30 लिख रहा हूँ, तो कुछ काटा पीटी नहीं कर रहा, इसको अभी ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। 6/30 आ गया एक्वायर्ड शेयर M का, M ने S से 6/30 शेयर एक्वायर किया, ठीक। D का देखते हैं। अब देखिए D जो है वो S के 2/6 का एक्वायर कर रहा है 2/5, ठीक है। तो M इतना एक्वायर कर रहा है, D इतना एक्वायर कर रहा है। अब हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है न्यू शेयर निकालने के लिए। ओल्ड शेयर जो भी होगा उसमें एक्वायर्ड शेयर ऐड करना है बस, ठीक है। तो देखिए M का ओल्ड शेयर है 3/6, उसमें एक्वायर्ड शेयर ऐड कर देना है, तो ये आपका आएगा 30। जब आप सॉल्व करोगे तो ये 21/30 आएगा, ठीक है। ऐसे ही D का न्यू शेयर जब आप निकालोगे तो ओल्ड शेयर है 1/6, ऐड करोगे इसमें 4/30,
5 + 4 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये M और D का न्यू शेयर आ गया 21/30 एंड 9/30। तो न्यू रेशियो लिखेंगे 21/9, ठीक है। इसको आप थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, तो 7/3 के टेबल से कट जाएगा 7, ये 3, तो 7/3 ये आपका फाइनल आंसर है 7:3, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई M&D की 7:3। एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, बात वही है, ठीक है। मुरली, राम एंड ओम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3/8, 1/2 एंड 1/8। देखिए सेम वही प्रॉब्लम है, इन तीनों का बेस बराबर नहीं है, तो पहले तो बेस बराबर करेंगे, ठीक है। मुरली रिटायर हो रहा है, सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर। देखिए मुरली रिटायर हो रहा है और मुरली अपना शेयर सरेंडर कर रहा है, सरेंडर मतलब दे रहा है, किसको दे रहा है, 2/3 दे रहा है ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ राम, ठीक है। मुरली अपने शेयर का, अपने हिस्से का 2/3 दे रहा है राम को, एंड बैलेंस शेयर इन द फेवर ऑफ ओम, और जो बचा वो ओम को दे रहा है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ राम एंड ओम, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी गेनिंग रेशियो पूछी थी आपसे, ठीक है। तो मैं इस वाले क्वेश्चन में बता देता हूँ कि गेनिंग रेशियो क्या होगी। सबसे पहले तो आप ओल्ड रेशियो को ठीक करें, 3/8, 1/2 और 1/8। सबका बेस 8 बना रहा हूँ, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3, 4, 1। तो ये होगी उनकी ओल्ड रेशियो, ठीक। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, मुरली का शेयर है इसमें, मुरली पहले नंबर का पार्टनर है, तो 3/8 मुरली का शेयर। अब मुरली का जो शेयर है उसको मुरली सरेंडर कर रहा है, अपने शेयर का 2/3 दे रहा है वो राम को, और बैलेंस दे रहा है ओम को, ठीक है। तो राम का ओल्ड शेयर है, राम का ओल्ड शेयर, राम सेकंड नंबर का पार्टनर है, 4/8। राम एक्वायर देखो कैसे करेगा, मुरली कह रहा है कि मैं अपने शेयर का 2/3 दे रहा हूँ, तो 3/8 का 2/3 निकाल दो, ठीक है, 6/24, ठीक। ये मिल रहा है राम को मुरली से। अब बैलेंस इन द फेवर ऑफ ओम, और बचा हुआ शेयर वो ओम को दे रहा है, ठीक है। तो ओम का सबसे पहले तो मैं ओल्ड शेयर लिख लेता हूँ, 1/8। देखिए बैलेंस शेयर कैसे निकालेंगे, मुरली का टोटल शेयर है इतना, ठीक है। मुरली अपने इस टोटल शेयर में से 6/24 दे रहा है राम को, तो 6/24 निकाल दो, रिमेनिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया वो शेयर जो ओम को मिल रहा है मुरली से। अब कुछ नहीं करना आपने राम के ओल्ड शेयर को और एक्वायर्ड शेयर को जोड़ देना है, 24, 18, तो 18/24, और ओम के ओल्ड शेयर को और एक्वायर्ड शेयर को जोड़ देना है, 6/24, ठीक है। तो यहाँ पे राम और ओम का न्यू शेयर आ गया 18/6, जिसे हम लिख सकते हैं 3:1, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इन क्वेश्चनों में गेनिंग शेयर आप कैसे निकालोगे। देखिए एक तो तरीका है कि आप न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो आपको इतना लंबा चौड़ा जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप क्या करें, ये जो एक्वायर्ड शेयर है इसका रेशो निकालें। एक्वायर्ड का मतलब है गेन, ठीक है, एक्वायर्ड का मतलब है गेन। राम को कितना शेयर मिल रहा है, 6/24, ओम को कितना मिल रहा है, 3/24। जो राम और ओम को मिल रहा है आप इसे एक्वायर्ड बोल लें या गेनिंग शेयर बोल लें, एक ही बात है। तो 6/24, 3/24, बेस दोनों के बराबर है, तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो होगा 6:3, जिसे हम लिखेंगे 2:1, ठीक है। तो गेनिंग शेयर इन क्वेश्चंस में निकालना बड़ा सिंपल है। जो भी एक्वायर्ड शेयर है आप उसका बेस बराबर कीजिए, फाइनल उसको रेशियो की फॉर्म में लिखिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको न्यू माइनस ओल्ड वाला फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। टिल देन बाय बाय।